पेट की बीमारियां इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों हो चुकी हैं? कि आज के समय में पेट की बीमारियां ही सभी रोगों की जड़ है। पेट की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि सच में लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगी? आप ये नहीं देखेंगे कि आपको गैस आ रही थी तब आप सोचोगे कुछ नहीं सामान्य, ऐसा नहीं है। उसको भी चेक करवाना है कि क्या ये गैस का जो सिम्टम है किसी बड़े रोग से तो कोरिलेट नहीं हो रहा है। सुबह खाने वाली गोली कितनी घातक हो सकती है? निरंतर उसको लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी किडनियों पर वो दुष्प्रभाव डालती है, लिवर पर दुष्प्रभाव डालती है। ज्यादा व्याख्यान करूंगा तो वो इतनी बुरी है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो रोग देकर ही जाती है, फायदा नहीं करती। आपका कोई ऐसा रामबाण जिससे पेट की सारी बीमारियां ठीक हो सके? सभी व्यक्ति सुन ले, एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूं। और आराम कब से मिल जाता है इससे? इसको 2 से 3 दिन में आराम लग जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आजकल पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को पेट की बीमारियां, ऐसा कह सकता है कि एक फैमिली के अंदर 1 या 2 पर्सन ऐसे होते हैं जिनको पेट की बीमारियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पेट की बीमारियां इतनी ज्यादा कॉमन क्यों हो चुकी हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है नवनीत भारद्वाज सर। जी नमस्कार विभोर जी, आज के समय में पेट की बीमारियां ही सभी रोगों की जड़ है। पेट खराब तो मतलब शरीर खराब, जीवन खराब। पहले व्यक्ति भूखा मरता था, आज के समय खाकर, ज्यादा खाकर, गलत खाकर मर रहा है। पेट ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, जीवन ठीक नहीं है। अगर आपका पोषण ही गलत हो, जहां से हजमा होना है वहां पूर्ण रूप से हजम ही नहीं होगा, तो आपके शरीर को ताकत कैसे मिलेगी? अगर ताकत नहीं मिलेगी तो आप रोगग्रस्त हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। आज रोगी कैसे हो रहे हैं? गलत आहार और गलत विहार। गलत खाते हैं, बाहर कहीं भी खा लेते हैं। हमारे पहले कल्चर में आता था आपके किचन में चप्पल पहन के नहीं जाना है। आपके किचन में अगर कोई माता बहन खाना बनाएगी तो स्नान करके ही भोजन परोसा जाता था, भोजन निर्माण किया जाता था। भोजन के नियम थे, भोजन की पवित्रता का एक सिस्टम बनाया गया था। क्या क्या है सर ये भोजन की पवित्रता का सिस्टम? स्त्रियां स्नान करके अपने बालों को ढककर, और जो भी होगा, पहले तो चूल्हा चौका लिपा जाता था। अगर आप बिल्कुल आदिकाल की बात करें, उसको साफ किया जाता था मिट्टी से, हाइजेनिक रूप से उसको तैयार किया जाता था। देन जो भोजन निर्माण करना है, आटा भी जो आपको निर्माण करना है, तो वो 2 दिन 1 दिन ऐसे ताजा बनाया जाता था। 10 दिन का नहीं रखते थे, वो 2 दिन 5 दिन ऐसा लास्ट से लास्ट इतना रहता था। उसके बाद सब्जियों का भी जो होता था ताजी लेके आते थे, ऑर्गेनिक लेकर आते थे। सर ऐसा मैंने सुना है कई बारी कि जब आप चप्पल पहन के किचन में जाते हो तो वो आपका जो भी भोजन बनाते हो तो वो अपवित्र हो जाता है, ऐसा क्यों है? चप्पलों का जो प्रादुर्भाव है वो घर घर से संबंधित नहीं है। चप्पल आपकी टॉयलेट शौचालय में भी जाती है, चप्पल आपकी बाहर भी जाती है, गली में भी जाती है। गली में कुत्ते ने पेशाब किया है, कुत्ते ने पोटी किया है, और कोई कीचड़ आया है, किसी ने थूका है, तो वो सभी सूक्ष्म कण, सूक्ष्म जीवाणु आपके चप्पल के माध्यम से आपके भोजन तक पहुंच जाते हैं। हमारे पहले तो क्या होता था कि चप्पलें बाहर उतारी जाती थी, फिर हाथ मुंह धुलाया जाता था, पैर धुलाए जाते थे कि बाहर का जीवाणु कीटाणु बाहर ही रहे। लेकिन आज का कल्चर इतना खराब हो गया है कि वही बाहर वाली चप्पल आपके किचन तक पहुंच जाती है। और जो आपका, चलो किचन परिवार आज के समय भी शुद्ध है, जो भोजन बाहर खा रहे हैं, कौन बना रहा है उसको? वो रोड के झुग्गी के साइड में रहता है, वो कहाँ से गंदी गलियों से कीचड़ से चल के आता है और वहीं आपके किचन में वो बना रहा है, किसी रेस्टोरेंट में बना रहा है। तो वो रेस्टोरेंट क्या पवित्र होगा, शुद्ध होगा? कितने दिन पुराना तेल है, बर्तन धोया गया है, नहीं धोया गया है, धोकर रात को रखा गया, चूहे उसमें कूद के गए। ये चीजें सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती थी। हमारे घरों का कल्चर इतना पवित्र पहले भोजन से रिलेटेड होता था, तभी हम इजी टू डाइजेस्ट कर लेते थे। गरिष्ठ भोजन भी बनते थे, पहले पकवान भी बनते थे, वो भी हजम होते थे। आज का अच्छा स्वच्छ भोजन भी अगर आप खाएं, वो भी आपको गैस्ट्रिक कर देता है। क्या ये भी एक अहम नियम हो सकता है कि हम रोगी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो, रोगी को आप क्या रिकमेंड करते हो? रोगी को अगर डॉक्टर क्या कहेगा, खिचड़ी खिला दो। रोगी को क्या कहोगे कि घर से बना के लाना। ये तो नहीं कि फलाना फलाना रेस्टोरेंट से शाही पनीर या फलाना फलाना रेस्टोरेंट से कोई कबाब, ऐसा तो नहीं होता है।
ये सब चीजें आपके भोजन पर डिपेंड करती हैं। भोजन अगर आप स्वस्थ, हल्का, स्वच्छता से बना हुआ खाओगे तो रोगी होगे नहीं, और रोगी होगे और उसमें भी बाहर का भोजन आप ले रहे हो। आजकल तो कल्चर क्या है कि रेस्टोरेंट से खिचड़ी बन के आ रही है। इतना भी समय नहीं है व्यक्तियों के साथ। एक खिचड़ी बनाना कितना सामान्य है। 1 कटोरी चावल डालना, उसमें 2 कटोरी उसमें आप मूंग की दाल डाल दी थी, और 2 से 2.5 गिलास उसमें पानी डाल के उबाल दीजिए, ये सामान्य से खिचड़ी बन जाती है। ये तक नहीं आज की औरतों से, आज के पुरुषों से बनाया जा रहा है। सर ये तो हमने नियमों के बारे में बात करी। मैं ये जानना चाहूंगा पेट की कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि सच में लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा घातक हो जाएगी। सामान्य गैस जो निकलती है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, फाट्स आते हैं, वायु का प्रभाव होता है गुदामार्ग से, वो बहुत बड़ी बीमारियों का एक चिन्ह हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। आपको फैटी लीवर होना, गैस्ट्राइटिस हो जाती है फैटी लीवर में। आपको आपकी आंतों में मल का सड़ना, आपकी आंतों में बैक्टीरियाज का फॉर्म हो जाना, जो बहुत सारे तो होते हैं माइक्रोबायोम, लेकिन जो हमारे लिए हानिकारक, वो एकत्रित हो जाना, अल्सर्स का बन जाना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोन में छाले पड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आज के समय हो जाती है। उनका अंतिम श्रेणी में भी हमें पता चलता है कि जब मल के द्वारा से खून आ रहा है, आप कमजोर होना प्रारंभ हो गए, आप ये नहीं देखेंगे कि आपको गैस आ रही थी तब आप सोचोगे कुछ नहीं सामान्य, ऐसा नहीं है। उसको भी चेक करवाना है कि क्या ये गैस का जो सिम्टम है किसी बड़े रोग से तो कोरिलेट नहीं हो रहा है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कॉमनली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पेट की सामने आती हैं। कॉमनली पेट की जो आजकल समस्याएं हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, और जो आंतों से संबंधित हमारे कई कैंसर के रोग, टीबी के रोग आजकल देखने में मिल रहे हैं, और फैटी लीवर की समस्या आजकल बहुत, अल्कोहलिक फैटी लीवर तो अलग था, आज के समय नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर भी समाज में बहुत बढ़ रहा है। शराब नहीं पी रहे फिर भी फैटी लीवर हो रहा है, वो क्या गलत खान पान से हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस लेने से हो रहा है, या अनियमित भोजन खाने से हो रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे स्वच्छता से रहते हैं, अच्छा भोजन भी करते हैं, ये छोटी छोटी सी बेसिक सी जो रूटीन है उनको भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस के दौरान उन्होंने भोजन किया, भोजन का उचित पाचन नहीं हुआ, उनको वो विष की तरह कार्य कर रहा है, तो उनको लीवर डिस्टर्ब हो गया और ये बीमारी हो गई। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कॉमनली अब देखने को मिलता है हर एक इंसान को कॉमनली 2 या 3 छोड़ के हो ही जाती है गैस, एसिडिटी और कब्ज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, हर दूसरे इंसान को है ये। और मैं ये जानना चाहूँगा कि गैस और एसिडिटी क्यों होती है, क्या कारण है, और सुबह खाने वाली गोली कितनी घातक हो सकती है। गैस एसिडिटी का जो कारण है वो आपके, जितने हम अपने मसालों से दूर हुए, जितने हम अपने क्लासिकल फूड से दूर हुए, जितने हम कार्य जो योगा आदि करते थे या रूटीन शरीर का प्रयोग करते थे उससे दूर हुए, ये रोग प्रारंभ हो गए। जितना चाय का चलन बढ़ा उतना ये रोग बढ़ने लग गए। भोजन पचता है तो हजम हो जाता है, भोजन सड़ता है तो गैस बनाता है। अब एक छोटा सा नमक का भी अगर मैं उदाहरण देता हूँ, कोई जानवर मर जाता है गाँव में देहात में तो क्या करते हैं, उसको खड्डा खोद के उस पर नमक डाला जाता है, बेसिकली मोटा नमक डाल जाते हैं, साल्ट डाला जाता है कि वो जल्दी गल जाए। अब कोई चीज गलेगी, सड़ेगी तो क्या करेगी, वो गैस बनाएगी। जो भोजन सफेद नमक से बनाया गया होगा वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो सड़ेगा, अंदर जाके भी क्या होता है वो सड़ेगा, वो गैस्ट्राइटिस बना देता है और बड़ी बदबूदार फाट्स आपको आते हैं। सर गैस, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस में कोई अंतर होता है? जी हाँ, गैस सामान्य गैस हो सकती है कि आपने कोई गलत खाना खाया, आपको गैस बन गई, गैस्ट्राइटिस हो गया। भाई आइटिस में इन्फ्लेमेशन हो रही, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीजन है। जी, एसिड बनना एक कॉमन प्रोसेस है कि हमारे शरीर में एसिड बनता है भोजन पाचन के। एसिडिटी हो गई जी, उसको उचित मात्रा से अधिक बन जाना, हाइपर एसिडिटी हो गई, वो अधिक बन रहा है तब वो रोग हो जाता है। इसको नियमित चलाना ही हमारे पेट के लिए जरूरी होता है। अगर ये बढ़ेगा तब भी समस्या है, ये घटेगा तब भी समस्या है। नियमित, अगर आप नियमित समय से भोजन करें, स्वच्छता वाला निर्माण किया गया भोजन करें, और जो उसके इंग्रेडिएंट हैं
वो मिलावटी वाले ना हो, केमिकल वाले ना हो। अब सोसेज आप डालोगे, टमाटर की जगह आपका क्या है, सॉस प्रयोग कर रहे हैं आप, अजीनामोटो डाल रहे हैं आप, नमक डाल रहे हैं आप, अप्रत्यक्ष रूप से चीनी, इतनी मात्रा, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, टॉफी खा लिया, फिर चॉकलेट खा लिया, फिर कुछ खा। तो एक जो भोजन के निर्धारित सीमा होती है, उस सीमा से अधिक मात्रा में लोगे तो भोजन वो पचा नहीं पाएगा, वो पचेगा नहीं तो अंदर कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस करेगा या हाइपर एसिडिटी आपको करेगा। जी सर, ये तो हमने कारण समझ लिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो सुबह की खाली पेट एसिडिटी वाली गोली होती है जो लोग खा लेते हैं, वो कितना कैसे प्रभाव डालती है हमारे शरीर पे? सिम्टोमेटिकली आपको दबाने का काम करेगी, एक समय उसको ठीक करने का काम करेगी। गैस की गोली से एक इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ले रहा है, एक दिन हुआ, वो अलग बात थी। निरंतर उसको लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी किडनियों पर वो दुष्प्रभाव डालती है, लिवर पर दुष्प्रभाव डालती है। ज्यादा व्याख्यान करूंगा तो वो इतनी बुरी है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में वो रोग देकर ही जाती है, फायदा नहीं करती। अगर आप इस गोली का सेवन कर रहे हैं तो मैं तो आपको सलाह दूंगा इसको छोड़ो। बेसिक से आयुर्वेदा में कुछ पाउडर ऐसे हैं, मैं कहता हूं कि आपको हाइपर एसिडिटी है या ज्यादा तेजाब बन रहा है, खट्टी अडकार, मैं कहता हूं 1 चम्मच अजवाइन और 2 काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 2 काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक, 2 चुटकी, इसको अच्छे से मिलाकर कूट ले, दरदरा कर ले और इसको 2 से 2.5 लीटर पानी में उबाल लीजिए। तो उबाल लीजिए, जब वो आधा लीटर बच जाए, ये सामान्य काढ़ा है, इसको उबालना कैसे, सिम आंच पे उबालना है, तीव्र आंच पे नहीं उबालना। इसको छान के रख लीजिए। इस जो पेय को भी पिएगा, उसका जो हाइपर एसिडिटी है, एक्स्ट्रा फैट है, वो भी रिड्यूस होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत बेसिक सी बात, 1 चम्मच अजवाइन, 2 लीटर पानी और 2 से 4 काली मिर्च और 2-3 चुटकी सेंधा नमक, ये प्रयोग करना है। हाइपर एसिडिटी में तो ये भी प्रयोग आपको लाभकारी हो जाता है। और आराम कब से मिल जाता है इससे? इसको 2 से 3 दिन में आराम लग जाता है। और कई माताओं बहनों को चाय पीने की आदत है तो चाय छोड़नी पड़ेगी, और साथ में आप भोजन के संग में छोटी जो सौंफ होती है, छोटी सौंफ का 1 चम्मच भोजन के बाद ले लीजिए। अगर किसी को पाउडर ही लेना है, औषधि लेनी, तो अविपत्तिकार चूर्ण आता है, भोजन से पहले अगर आधा चम्मच वो ले लिया जाता है तो वो भी बड़ा लाभकारी रहता है। जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई चूरन वगैरह बनाने लगता है घर में, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आजकल के जैसे बिजी लाइफस्टाइल में उसको अगर कहीं से मंगवाना हो तो कहाँ से मंगवा सकता है? इस झंझट में आप पड़ो ही नहीं, आपको बनाना है। कहां किस पंसारी को ढूंढोगे, कौन सा पंसारी क्या मिलावट का आइटम आपको दे दे, क्या ठगी आपके साथ कर। अगर आपको चूर्ण मंगवाना तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फोन कीजिए, हम आपको निर्माण करके देते हैं। बड़ा ही अच्छा लाभकारी गुणकारी चूर्ण बना है, 27 जड़ी बूटियों से निर्माण किया है उसका। और आज का नुस्खा नहीं है, नाना जी के समय का नुस्खा है। नाना जी ने भी हजारों रोगियों को दिया, मामा जी ने दिया, और आज हम दे रहे हैं। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। किसी को गैस्ट्राइटिस होती है या किसी को हाइपर एसिडिटी होती है, हाजमा खराब हो जाता है, ये उदर भास्कर चूर्ण हम इसका नाम कहते हैं, आप इसको प्रयोग कीजिए। सर जड़ी बूटियों के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, इसमें डलने वाली। इसमें हमने बहुत, जैसे गोड़ तुम्बा होता है, बसलुम्बा इसे हम कहते हैं, ये पेट के लिए इतना, इंद्रायण फल कहते हैं, इस पेट के लिए इतना लाभकारी गुणकारी है। इसमें हमने यवक्षार डाला है, इसमें हमने सौंफ डाली है, इसमें हमने काली जीरी डाली है, इसमें हमने अमलतास डाला है। इस प्रकार की 27 जड़ी बूटियां डाली हैं जो कि पेट के लिए रामबाण औषधि का काम करती हैं। सर हमारे दर्शक तो 27 जड़ी बूटियां कहाँ तक इकट्ठे करेंगे? मंगवाना है आपने दर्शकों, नीचे नंबर दिया गया, आप मंगवा सकते हैं। वैद्य जी के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, मंगवाइए। सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, कब्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या क्या कारण है कब्ज होने के? कई व्यक्ति पानी कम पीते हैं तब कब्ज हो जाती, कई व्यक्ति सूखा भोजन, सूखी सब्जियां ज्यादा खाएंगे तब कब्ज हो जाती है, कई व्यक्ति उष्णता में काम करते हैं, गर्मी में पसीना ज्यादा आ रहा है तब कब्जी हो जाती है, कई व्यक्ति फाइबर का कम सेवन करते हैं, मैदा ही मैदा खा रहे हैं, नान सुबह, नान दिन में, नान रात को, तो कब्ज हो जाती है। तो पहले तो उस कारण को समाप्त करना है, फिर देखना है कि व्यक्ति का कोष्ठ कैसा है, कोष्ठ मीन्स पेट का डाइजेशन कैसा है, उसके अनुसार फिर औषधि का सेवन करना है। वो 1 दिन प्रयोग करनी है, 2 दिन प्रयोग करनी है, वो तो एक बार व्यक्ति से मिलकर ही हम बता सकते हैं। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सालों साल पुरानी कब्ज है, उनको विशेष औषधि भी हमें तैयार करके देनी पड़ती है। अब कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसको छोटी हरड़ जो हम कहते हैं वो भी रिजल्ट दे जाती है।
और कई व्यक्तियों को जो इच्छा भेदी रस की एक टैबलेट आती है वो भी रिजल्ट नहीं देती। तो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार भी डिपेंड करता है, उसके लाइफस्टाइल से भी डिपेंड करता है कि वो घी का सेवन करता है कि नहीं करता है, वो छाछ मट्ठा पीता है कि नहीं पीता है, वो फल फ्रूट अपने आहार में रखता है कि नहीं रखता है, वो पानी दिन में कितना पीता है। वो पूरा चीजों का निचोड़ निकाल कर ही कब्ज को दूर किया जा सकता है। वैद्य जी, मैंने ना कल एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें था कि हर चौथे इंसान को कब्ज है और उसको पता ही नहीं कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। तो उससे आराम पाने के लिए, घर पर ही आराम पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? सभी व्यक्ति सुन ले, एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूं। छोटी हरड़ जो आती है उसको अरंडी के तेल में भून लीजिए, कैस्ट्रोल ऑयल 4 से 5 पीसीज रात को लीजिए। और हरड़ जो है इतनी लाभकारी गुणकारी है, पूरे वर्ष खाओ कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरा, भोजन में फल फाइबर जरूर रखने हैं और जितना हो सके गेहूं का कम प्रयोग करना है। फाइबर युक्त जैसे हमारा कंगनी है, सांवा है, कोदो है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस प्रकार का मोटा अनाज आपको प्रयोग में लाना है। और इसबगोल की भूसी आती है, बहुत फाइबर है उसमें, उसको एक दिन में आप रखिए, आपके शरीर को एनर्जी भी देगा। अभी तो गर्मी आ गई, गर्मी आप गूंद कतीरे का सेवन कीजिए। इस टाइप की चीजें लेकर आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते, कोई कब्ज का नामो निशान नहीं बचेगा। लेकिन सर मैं एक बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो ये मार्केट के प्रोडक्ट लेता है, शनाई पत्ती जिसमें ज्यादा है या कोई शॉट मार के पी रहा है, पेट साफ हो जा रहा है, ऐसे प्रयोगों से आप पेट का बेड़ा गर्क कर रहे हो, पेट को बिल्कुल खराब कर रहे हो। अगर आपको पेट ठीक रखना है तो बहुत बेसिक औषधियों का सेवन करो। ये ज्यादा मिक्सिंग वालियों में जाओगे या ज्यादा तीव्र रिजल्ट वालियों में जाओगे, वो समस्याजनक हो सकती है, वो रोग आपको बढ़ा सकती है। क्योंकि हमारे जैसे नाक में कफ होता है, वैसे हाथों में आयुर्वेद के अनुसार बताया क्लेदक कफ होता है। मॉडर्न की भाषा में उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अगर आप तीव्र विरेचक कोई लेते हो तो क्लेदक कफ को बाहर निकाल देता है, फिर वो आते शुष्क हो जाती है। बुजुर्ग आदमी कहता है कि वैद्य जी बिना औषधि के तो लेटरिन आती ही नहीं। कारण ये है कि वो जो औषधियां अपने लिए उसने कब्ज दुगनी बढ़ा दिया। और जो हरड़ ले रहा है, अरंडी के तेल में भून के ले रहा है, वो तरावट भी करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी बनाएगा और क्लेदक कफ का भी निर्माण करेगा। सर कोई आयुर्वेदिक दवाई भी है कब्ज को ठीक करने के लिए? मतलब ऐसे जो बाहरले कंट्री में जो लोग रहते हैं वो मंगवा सके? जी हाँ, अगर आप बाहर वाले कंट्री का भी कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा है और पेट की रोगों से समस्या से ग्रसित है तो आप हमसे उदर भास्कर चूर्ण मंगवा सकते हैं। और वहां आप प्रयोग करना चाहें तो अमलतास का वृक्ष होता है, अमलतास के वृक्ष का जो फल होता है उसका गूदा निकाल लीजिए। अमलतास का फल का जो गूदा है उसको उबाल के छान के आधा कप देंगे, जमा हुआ जो मल है ना उसको भी बाहर निकाल देता है अमलतास। और किसी को ज्यादा ही लंबी कब्ज है तो एक बार हमसे बात कर लें और हम उसको उसी के अनुसार इलाज या उपचार बताएंगे। खाली पेट एक कच्चा आंवला खाया जाए तो शरीर पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? खाली पेट आंवला खाना या भोजन खाने के बाद आंवला खाना, आंवले की चटनी खाना, आंवले का मुरब्बा खाना, सब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। और शास्त्र ये कहते हैं आंवले का खाया आपके बुढ़ापे में काम आता है, आपको जवान रखता है, आपके यौवन को अच्छा रखता है, आपकी आंखों की रोशनी को अच्छा रखता है, आपकी स्वर्ण शक्ति को अच्छा रखता है। जो व्यक्ति भूल जाता है, याददाश्त कमजोर है, ये छोटा सा प्रयोग जो खाली पेट आंवले का, ये मात्र 15 दिन कर ले, उस समस्या में भी ये आंवला खाया उसको लाभ देता है। सर क्या पेट की बीमारियों में भी आंवला फायदेमंद है? आंवला पेट की बीमारियों में बहुत ही अच्छा और गुणकारी रिजल्ट देता है, बशर्ते कि आंवले की उचित मात्रा ही ली जाए। ज्यादा मात्रा में लेगो तो कई बार विरेचन का भी कार्य कर जाता है। 2-2.5 आंवले या 3 आंवले तक का आप प्रयोग कर सकते हैं। जूसी सवरस इसका आधा फल, मात्र 20 ml तक आप इसका जूस प्रयोग करेंगे तो उचित रहता है। आंवले का पाउडर 1.5 चम्मच 2 चम्मच आप ले सकते हो, पानी में भिगो के रात्रि में रख दीजिए और सुबह निहार मुंह खाली पेट इसको पी सकते हैं। क्या ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है? आंवला डायबिटीज पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डायबिटीज में जो हमें समस्या होती है उसको रिवर्स करने में आंवला का मुख्य रोल होता है। आंवला के अंदर ऐसे फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो हमारे पैनक्रियाज को रिजुवेनाइल कर देते हैं। पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा था उसको भी रिलीज करने पर ये शक्ति देते हैं। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, अंजीर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। जब पेट की बीमारियां आती है तो अंजीर की चर्चा होती ही है। तो अंजीर के क्या क्या फायदे हैं और कैसे इसका सेवन करना है ताकि हमारी पेट की समस्याएं ठीक हो जाएं?
अंजीर को आप भिगोकर प्रयोग करें या अंजीर को ताजा खाएं। अंजीर को कच्चा खाना पेट के लिए थोड़ा अग्रिष्ट हो जाता है। अंजीर को भिगो के और इसको ब्लेंड करके आप लें या चबा चबा कर लें। अंजीर के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जो कि आपकी आंतों में, अंजीर को अगर आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर देखो कितने सहस्त्र हंड्रेड्स ऑफ सीड्स मिलते हैं। उसके अंदर ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं, ऐसे ऑयल्स पाए जाते हैं जो हमारी आंतों के लिए ताकत देने का काम करते हैं। हमारी आंतों में जमे हुए कफ को, हमारी आंतों में जमे हुए मल को सब बाहर निकालते हैं। आंतों के अंदर जो अल्सर्स भी हो जाते हैं वहां अंजीर का बहुत मुख्य रोल होता है उनको हीलिंग करने में। वहां अगर आप प्रयोग करवाते हो 1 या 2 अंजीर रात्रि में भिगोकर ऐसे पेशेंट को सुबह ब्लेंड करके दी जाए तो उसको भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जी, तो क्या ब्लेंड पानी में करना है या दूध में करना है? पानी में कीजिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस में थोड़ा दूध का परहेज रहता है कई व्यक्तियों में, प्रकृति के अनुसार पानी में प्रयोग कीजिए। जिन व्यक्तियों को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है 2 से 3 अंजीर रात्रि में भिगोकर सुबह उसको ब्लेंड करके लीजिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को बहुत ही अद्भुत अच्छा लाभ मिलता है इस प्रयोग से। सर, अब हम बात करते हैं IBS IBD की। ये कौन समस्या है और ये आजकल ज्यादा क्यों हो रही है और ज्यादातर यूथ में क्यों देखी जा रही है ये? आज का यूथ गलत खान पान कर रहा है। आज का यूथ पूरा सिस्टमेटिक नहीं है। आपका जो भोजन है वो पचना पेट से प्रारंभ नहीं होता है, वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। आप आयुर्वेद शास्त्र में या मॉडर्न शास्त्र में अगर पूरा स्टडी करें कि आपका डाइजेशन सिस्टम कैसे चलता है, हमारे माइंड के अंदर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सब ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज करती है, भोजन को देख के रुचि उत्पन्न करने का वो कार्य करती है। हमारे सनातन धर्म में क्या है, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ मर गया, गुजर गया, तो उस दिन बिना छोंक की दाल बनती है कि इजी टू डाइजेस्ट हो। व्यक्ति शोकग्रस्त है, उसकी जठराग्नि मंद है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वीक है। अब व्यक्ति आज के समय बॉस से लड़के आया है, बॉस से सुन के आया है, परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है, या कोई धन की इच्छा है, या कोई अन्य स्ट्रेस है, तो वो एक प्रकार से भय, शोक, चिंता, तनाव की कैटेगरी में आ जाता है। और रात को खाएगा वो पनीर, रात को खाएगा कोई और नॉनवेज, रात को खाएगा कुछ और। जब हमारी बुद्धि शोक में है, भय में है, तो आपको इजी टू डाइजेस्ट फूड खाना चाहिए। तो ऐसा सभी। और दूसरा एक बेड़ा गर्क कर लेते हैं, जब भोजन खाते हैं फोन चला लेते हैं। पहले एक सिस्टम होता था, नीचे बैठे हैं, हाथ मुंह धोया है और भोजन हम कर रहे हैं, पूरा एक सिस्टम बनता था। आज के समय ध्यान फोन में है और भोजन हम किए जा रहे हैं, तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिग्नल्स फोन के ज्यादा देखेगी या भोजन को पचाने के लिए हमारे ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज करेगी। हमारी बुद्धि ने ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज किया तो यहां जाके आपकी सलाइवा एनहेंस हो जाती है। ट्रिगर हार्मोन्स स्टमक में जाएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एनहेंस हो जाते हैं, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि बुद्धि ने रुचि उत्पन्न की और हमारे जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, तभी भोजन पचता है। अब कोई भी भोजन आप खाते हो वो ब्रेक डाउन होता है, वो अंदर भी पचता है। अब दूध की बात ले लीजिए, दूध एक हैवी शुगर होता है, पैराकेसिन शुगर, उसके ऊपर लाइपेज, अमाइलेज टाइप कम से कम 15-16 एंजाइम लगते हैं, तब जाके वो अमीनो एसिड में टूटता है। अगर अमीनो एसिड में नहीं टूटा तो वो ग्रिष्ट है, भारी है, वो पचेगा ही नहीं, आपके शरीर के लिए रोगग्रस्त। आयुर्वेद की भाषा में हम उसे कहते हैं आमरस, अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपको बीमार करेगा। आमरस से आम वात बनना या वात रक्त बनना, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो आज का युवा सबसे पहले तो भोजन को भोजन की तरह ही खाए। फोन चलाना फोन चलाओ, भोजन करना भोजन करना है। दो चीजों को मिक्स करोगे तो वो एक भी चीज उचित नहीं हो पाएगी और आपको रोग होगा। IBS का हो जाए या IBD हो जाए या अल्सर हो जाए या गैस्ट्रियाइटिस हो जाए जी, इन रोगों से बचना है तो अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। आदतें, चाहे आप फल खा रहे हो, फोन चला रहे हो, वो फल भी नहीं पचेगा। सर, क्या केवल माइंडसेट को मेडिटेशन के जरिए या फिर योगासन हमारे मतलब स्ट्रेस फ्री रहने से ही IBS IBD को ठीक किया जा सकता है? देखो, स्ट्रेस फ्री रहना IBS IBD में बहुत मेजर रोल रखता है, बहुत अच्छा ये कार्य करता है। लेकिन साथ में आपको भोजन क्या कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, इन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर, आपका कोई ऐसा रामबाण जिससे पेट की सारी बीमारियां ठीक हो सके? देखो, हम एक उदर भास्कर चूर्ण बनाते हैं, पेट से संबंधित समस्त रोगों में हमने देखा बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसको सामान्य कोई व्यक्ति है जिसको अनडाइजेशन हुआ है, गैस्ट्राइटिस हुआ है, तो ये रिकमेंड करता हूँ सभी प्रयोग करें। और कोई ऐसा केमिकल नहीं डलता, पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है, हाथों से बनाते हैं, कोई ऐसा मशीनीकरण भी नहीं हमने कर रखा।
वैद्यों के द्वारा निर्माण किया गया, तो ये प्रयोग किया जा सकता है। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।